ओके, चैप्टर 6 हो चुका था। चैप्टर नंबर 7 डील करता है विथ इक्विलिब्रियम। अब बेटा इक्विलिब्रियम यानी क्या? ये पूरा कीन्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें उसने अपनी अलग ही इकोनॉमी बनाई हुई है। अलग इकोनॉमी के कुछ अपने अजम्पशन है, ठीक है, और उस बेसिस पे हम इक्विलिब्रियम निकालेंगे। नाउ व्हाट इज बेसिकली इक्विलिब्रियम? अगर मैं मैक्रो लेवल पे बोलूं, देखो तुमने 11th में जो इक्विलिब्रियम पढ़ा है वो मार्केट का इक्विलिब्रियम है। जब डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाते हैं तो मार्केट उसका इक्विलिब्रियम अचीव करता है। लेकिन जब अपन मैक्रो लेवल की बात करते हैं, तो इन मैक्रो सेंस इक्विलिब्रियम विल बी अचीव्ड व्हेन एग्रीगेट डिमांड becomes equal to what? Aggregate supply. Now, aggregate demand यानी what the buyers are willing to buy should be exactly equal to what the sellers are willing to sell. That is aggregate supply. And that will be the situation of equilibrium. अब यहाँ पर सबसे पहली चीज is the definition. The level of output in the economy where what the producers plan to produce is exactly equal to what the buyers uh, plan to buy during a given period of time. एक पीरियड ऑफ टाइम के चलते जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो उतना ही आप सेल भी कर पा रहे हो, तो दैट इज व्हाट इक्विलिब्रियम का सिचुएशन। यानी बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई, जिसका पर्यायवाची होता है इनकम। तो अगर एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन बोलती है टोटल प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी, टोटल प्रोडक्शन इज बेसिकली नेशनल इनकम फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने तुम्हें बताया था, डिमांड और खर्चे में फर्क नहीं किया गया है। यहाँ पे हम एबिलिटी विलिंगनेस एक एक परसेंट की देखने नहीं जा सकते। जो खर्चा हो रहा है इकोनॉमी में वही उसका ओवरऑल डिमांड है, ठीक है। सेम थिंग अप्लाइज विथ प्रोडक्शन ऑल्सो। जितना टोटल प्रोडक्शन है इकोनॉमी का वही एग्रीगेट सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी। हम सेलर की एबिलिटी और विलिंगनेस चेक नहीं कर सकते मैक्रो लेवल पे। एम आई क्लियर? जितना वो प्रोड्यूस कर रहा है वही उसका सप्लाई होता है। यानी कि नेशनल इनकम ही तुम्हारा एग्रीगेट सप्लाई है। अब इनकम के दो हिस्से हो जाते हैं क्या? सी प्लस एस। सी मतलब कंजम्पशन और एस मतलब सेविंग। या तो तुम कंज्यूम करोगे या फिर तो सेव करोगे। और एडी के दो हिस्से हैं, सी प्लस आई। तुमने ये 6 चैप्टर में ही देख लिया है। क्लोज्ड इकोनॉमी अपन ने अज्यूम करी है, और एडी के क्लोज्ड इकोनॉमी टू सेक्टर मॉडल में एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है। सी और सी कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट वी गेट? एस इज इक्वल टू आई। तो बेटा पहली अप्रोच है जब ए से डी बराबर हो जाते हैं, और दूसरी अप्रोच क्या है? जब एस और आई बराबर हो जाते हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो गए। अब ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये किसका कॉन्सेप्ट है? जॉन मेनार्ड कीन्स। तो कीन्स ने क्या बोला है? कीन्स ने अपनी पूरी इकोनॉमी में 3 अजम्पशन लिए। कितने अजम्पशन लिए? 3। सबसे पहला अजम्पशन क्या है? ये अप्लाई होगा ओनली इन शॉर्ट पीरियड। तुम समझ रहे हो? 11वीं में पढ़ चुके हो तुम शॉर्ट पीरियड यानी क्या। शॉर्ट पीरियड मतलब ऐसा पीरियड ऑफ टाइम जिसमें सारे फैक्टर्स चेंज नहीं हो रहे हैं, मेनली मशीन चेंज नहीं हो रही है। आप प्रोडक्शन केवल बढ़ा सकते हो बाय इंक्रीजिंग लेबर। सेम चीज ये भी बोल रहा है। अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो बेसिकली आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो पाएगी। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको लेबर इंक्रीज करना होगा। टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। इतना लंबा टाइम नहीं है आपके पास कि आप टेक्नोलॉजी भी नहीं इंस्टॉल कर पाओ। सेकंड इंपॉर्टेंट असम्पशन, क्लोज्ड इकोनॉमी की बात हो रही है। अगर क्लोज्ड इकोनॉमी में दो ही सेक्टर्स हैं, तो एडी के दो हिस्से हो जाते हैं, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। और तीसरा है एएस। कैसा माना गया है? एएस इज परफेक्टली इलास्टिक। व्हेन आई से एएस इज परफेक्टली इलास्टिक, इसका ये मतलब है एएस खुद को पूरे टाइम एडजस्ट कर सकता है विथ चेंज इन एडी। अगर एग्रीगेट डिमांड में चेंज होता है, तो एग्रीगेट सप्लाई खुद को पूरे टाइम एडजस्ट कर सकता है विद एनी चेंज इन एग्रीगेट डिमांड। बेटा ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब, अरे यार मतलब मैं बोल रही हूँ कि इकोनॉमी में 12,000 यूनिट का डिमांड आ रहा है, और अभी तुम 10,000 यूनिट ही बना रहे थे, तो तुम एज अ प्रोड्यूसर 2,000 यूनिट कब ज्यादा बना पाओगे? जब तुम्हारे पास इतना एक्स्ट्रा कैपेसिटी है। एक्स्ट्रा कैपेसिटी है यानी तुम भी एक फैक्ट्री का सेटअप लेके बैठे हो, ठीक है। तुम हो सकता है ताकत रखते हो 20,000 यूनिट बनाने की, हाल फिलहाल बना रहे हो केवल 10,000। तुम एक्स्ट्रा 2,000 यूनिट तभी बना सकते हो जब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी है।
क्योंकि कीन्स ने पहले ही बोल दिया कि नई टेक्नोलॉजी तो आप इंस्टॉल ही नहीं कर सकते हो, तो तुम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करोगे कैसे? अगर मैं बोल रही हूँ एएस इज परफेक्टली इलास्टिक, तो एएस खुद को पूरे टाइम तभी चेंज कर सकता है जब हम ऐसा मान के चले कि हर प्रोड्यूसर, जितने भी प्रोड्यूसर्स इकोनॉमी के, उनके पास स्पेयर कैपेसिटी रहती है। वो उनकी फुल कैपेसिटी पे अभी तक काम कर नहीं रहे, तभी तो एएस खुद को चेंज कर सकता है। अगर तुम ऑलरेडी 20,000 यूनिट ही बना सकते हो तो 20,000 ही बना रहे हो, चेंज कैसे करोगे सप्लाई को? एम आई क्लियर? ठीक है, तो व्हाट इज द अजम्पशन अंडरलाइंग दिस? एडी मेन फैक्टर है यार, एडी इज प्रिंसिपल, एडी मेन है। लेकिन बेटा एएस भी केवल तभी चेंज हो सकता है जब क्या बेटा, जब एक्सेस कैपेसिटी है, कोई भी प्रोड्यूसर फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा है, टीम्स ने ऐसा मन से ही अज्यूम कर लिया है, तभी आप सप्लाई एडजस्ट कर सकते हो टू द चेंज इन डिमांड। ओके, दिस इज व्हाट इज अजम्पशन ऑफ जॉन मेनार्ड कीन्स। अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट पे। बेटा दो तरह के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, एक है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और दूसरा क्या है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऐसा इन्वेस्टमेंट दैट इज नॉट चेंजिंग विथ चेंज इन इनकम। अरे मेरी इनकम कितनी बढ़ जाए कम हो जाए, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो सेम रेट पे मैं खर्चा कर रही हूँ, उसे बोला जाएगा क्या? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और ऐसे इन्वेस्टमेंट जो चेंज हो रहे हैं विद द चेंज इन इनकम, एज इनकम इंक्रीजेस दीज इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो इंक्रीज। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को क्या बोला जाता है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स। एम आई क्लियर? बेटा कीन्स ने उसकी इकोनॉमी में कौन सा इन्वेस्टमेंट माना हुआ है? केवल ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं माना है उसने। तो इसलिए तुम्हारा ग्राफ कैसा बनेगा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का? हॉरिजॉन्टल। अगर मैं हर साल एलआईसी में पैसा लगाती हूँ, अब मैं कितना ही कमा लूं कम कमाऊं, मेरे को अगर वो 30,000 की प्रीमियम फिक्स भरनी है, तो दैट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। लेकिन जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है, मेरी एफडीज बढ़ती जा रही है, मेरा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है, ये किस तरह का इन्वेस्टमेंट है एज एन इंडिविजुअल? इंड्यूस्ड, दैट इज चेंजिंग विथ माई चेंज इन इनकम। टीन्स ने अपनी पूरी इकोनॉमी में कैसा इन्वेस्टमेंट माना हुआ है? ओनली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। एम आई क्लियर? कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, एएसएडी अप्रोच के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। एएसएडी अप्रोच मतलब क्या? इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा? जब एग्रीगेट सप्लाई बिकम्स इक्वल टू व्हाट? एग्रीगेट डिमांड। लेकिन व्हाट इफ देयर इज अ काइंड ऑफ डिसइक्विलिब्रियम? कीन्स कंसिडर्स एएस ओनली एज अ पैसिव डिटर्मिनेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये तुमको मैंने अभी बताया, एडी मेन फैक्टर होता है यार, डिमांड की वजह से डिसाइड होता है कि कितना सप्लाई होगा, क्योंकि एएस तो खुद को पूरी तरह एडजस्ट कर ही लेता है। ओके, एडी इज द प्रिंसिपल डिटर्मिनेंट ऑफ जीडीपी। हायर एडी वुड मीन हायर लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम जीडीपी। व्हेन, व्हाट इफ एएस इज ग्रेटर देन एडी? अगर एग्रीगेट सप्लाई बड़ा है और डिमांड है कम, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? प्रोड्यूसर के पास अनसोल्ड स्टॉक बच रहा है, वो जितना सोचा है उससे ज्यादा उसके पास इन्वेंट्री बच गई है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है डिमांड है कम। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा वो? अगले प्लानिंग पीरियड में प्रोडक्शन कर लेगा कम। प्रोडक्शन कम तो सप्लाई कम, और एएसएडी बराबर हो जाएगा, लेकिन एट लो लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। रिवर्स सिचुएशन है, एडी बड़ा है, एएस कम है। तुम्हारी इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा आ रही है और सप्लाई है कम, प्रोड्यूसर कम दे रहा है और डिमांड है ज्यादा, तो अब क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में अगले प्लानिंग पीरियड में प्रोड्यूसर विल प्लान अ हायर प्रोडक्शन। हायर प्रोडक्शन यानी कि सप्लाई बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ गया यानी कि वो डिमांड के बराबर हो गया, एएसएडी बराबर हो जाएंगे, लेकिन एट हायर लेवल ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट। बेटा फाइनली दे वांट टू से कि इक्विलिब्रियम तो आ ही जाता है, अंतर केवल इतना होता है कि कम लेवल ऑफ इनकम पे आएगा या ज्यादा लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे आएगा। ठीक है, एडी के बढ़ने की वजह से हमेशा एम्प्लॉयमेंट और इनकम बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। एस इज इक्वल टू आई अप्रोच क्या बोलती है? एस इज इक्वल टू आई अप्रोच यानी क्या? जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाते हैं तब भी आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा। व्हाट इफ सेविंग एक्सीड्स इन्वेस्टमेंट? ऐसा कब होगा?
व्हाट इफ सेविंग्स एक्सीड इन्वेस्टमेंट? बेटा, जो पैसा तुम घर में कैश फॉर्म में रख लेते हो वो डेट सेविंग है फॉर द इकोनॉमी। ऐसा पैसा जो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाया है, ओके, लेकिन वही तुमने मोबिलाइज किया और बैंक में जमा किया है। नाउ दिस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट, और ये कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो पाएगा। ठीक है, तो हर सेविंग इन्वेस्टमेंट बने ऐसा जरूरी नहीं होता, और हर इन्वेस्टमेंट सेविंग से ही किया गया है ऐसा भी जरूरी नहीं होता, क्योंकि उधार लेके भी काम होते हैं आज की तारीख में। राइट? तुम 50 लाख के असेट इंस्टॉलमेंट बेसिस पे ले लेते हो, राइट, और चुकाते रहते हो फिर। अभी इन्वेस्टमेंट कर दिया, सेविंग तुम्हारी कम थी, ना यू विल पेड। यानी दोनों सिचुएशन हो सकती है। पहला क्या है? सेविंग इज एक्सीडिंग व्हाट? इन्वेस्टमेंट। बताओ, अगर सेविंग ज्यादा, इन्वेस्टमेंट कम, सेविंग किसका कंपोनेंट है? इनकम का या एडी का? इनकम का रे, इनकम का हिस्सा है सेविंग। मतलब ए है ज्यादा और एडी है कम। अगर इन्वेस्टमेंट कम बोल रहे हो ना, एडी इज इक्वल टू सी प्लस है। एडी कम है और एएस ज्यादा है, तो प्रोड्यूसर के पास क्या जरूरत से ज्यादा स्टॉक बच गया है? जितना उसने प्लान किया था उससे ज्यादा इन्वेंट्री है उसके पास। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड नहीं किया तुमने, तुमने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं, तुमने कुछ नहीं खरीदा। तो ऐसी सिचुएशन में डिमांड कम है, सप्लाई है ज्यादा। अगले प्लानिंग पीरियड में प्रोड्यूसर विल प्लान अ लोअर प्रोडक्शन। लो प्रोडक्शन यानी क्या? लोअर एम्प्लॉयमेंट, लोगों की इनकम कम, लोगों की इनकम कम तो लोगों की सेविंग फिर से कम। सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर तो हो गया, लेकिन एट लो लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर रिवर्स सिचुएशन है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग कम है तुम्हारी, तुम पैसे खर्चे ज्यादा कर रहे हो, डिमांड ज्यादा करते हो तुम, और सेव कर रहे हो कम, सप्लाई कम है, इतना सप्लाई नहीं इकोनॉमी में जितना तुम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होगे। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? अनफुलफिल्ड डिमांड है लोगों की, और ये अनफुलफिल्ड डिमांड को देखते हुए प्रोड्यूसर विल प्लान अ हायर प्रोडक्शन। हायर प्रोडक्शन मतलब हायर एम्प्लॉयमेंट, हायर इनकम। हायर इनकम यानी हायर सेविंग। सेविंग और इन्वेस्टमेंट फाइनली बराबर तो हो गए, लेकिन एट हायर लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। एम आई क्लियर? अरे बोलो यार। मूविंग फर्दर विद स्केड्यूल एंड ग्राफ, कैन यू सी द ग्राफ एंड स्केड्यूल? तुम देख पा रहे हो, इनकम देके रखी है 0, 20, 40, 60, 80। कंजम्पशन है 20, 30, 40, 50, 60। इन्वेस्टमेंट देके रखा है 10, 10, 10, 10, 10। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है बेटा, सारे लेवल ऑफ इनकम पे सेम ही रहेगा, कीन्स ने यही माना है। अब एडी निकालते हैं। एडी कैसे निकलता है? सी प्लस आई। 20 प्लस 10, 30, 30 प्लस 10, 40, 40 प्लस 10, 50, 60 और 70। बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा है? एएस एडी कहाँ बराबर हो रहा है? एएस मतलब इनकम और एडी मतलब सी प्लस आई। 60। अरे राइट। अब अपन ये प्रूव करते हैं कि जहाँ एएसएडी बराबर होता है ना, वहीं पे एस और आई भी बराबर होता है। तो अगर मेरे को सेविंग निकालनी है, व्हाट फॉर्मूला विल आई अप्लाई? इनकम माइनस कंजम्पशन। अगला कॉलम सेविंग का है, एस इज फॉर सेविंग, सी इज फॉर कंजम्पशन, आई इज फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके, तो अब एस कैसे निकालोगे? वाई माइनस सी। 0 - 20, -20, 20 - 30, -10, 40 माइनस, सॉरी, 40 - 40, 0, then 60 - 50, 10, and then 80 - 60 is 20। बताओ, क्या इसी लेवल पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी बराबर हो गए? एट लेवल ऑफ इनकम 60, इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी बराबर हो गए, तो जहां पे ए सी डी बराबर होता है वहां पे एस और आई भी बराबर होता है। अगर तुम इक्विलिब्रियम का ग्राफ देख पा रहे हो, तो उस सिचुएशन में कैन यू सी ए 45 डिग्री लाइन अगेन? ये लाइन कौन सी लाइन है? लाइन ऑफ रेफरेंस, इनकम की लाइन है ये। एडी का ग्राफ वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है और इस लाइन को काटते हुए जाता है। ठीक है, जहाँ पे एडीएस बराबर होता है, मतलब सी प्लस आई बराबर होता है टू इनकम, वही है हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। कैन यू सी पॉइंट ई एज इक्विलिब्रियम? इससे जब तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो अपने दूसरे ग्राफ पे, तो नाउ कैन यू सी सेविंग का ग्राफ नेगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होकर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग है। ये चैप्टर 6 में ही देख चुके हो तुम कि ऐसा ग्राफ बनता है। और इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन्टल बनता है, तो जहां सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर है वहां पे ही एएसएडी बराबर होता है।
तो वही तुम्हारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम भी हो गया, जहां पे एस और आई बराबर हो रहा है। ठीक है, ओके। व्हाट इज इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड? इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड वो होती है जहां पे वो लेवल ऑफ इनकम जहां पे योर एडी इज इक्वल टू द इनकम, उसे बोला जाता है इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड। ठीक है ना? ओके। इसके साथ अपना पार्ट ए खत्म होता है ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर।